Hello students, I am Stuti and welcome back to my channel. So students, today in this video I am here to teach you class 10th Hindi Kshitij book, chapter 2nd, Bal Govind Bhagat. So students, let's start our chapter. So students, the writer of this chapter, Bal Govind Bhagat, is Ramvriksha Benipuri. So students, he was a writer of this chapter, as you are able to see, Ramvriksha Benipuri. So Bal Govind Bhagat. So students, बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मीन्स बाल गोविंद भगत मीडियम साइज़ के थे और वो बहुत ज़्यादा गोरे चिट्ठे थे, 60 से ऊपर के ही थे। 60 मतलब 60 ईयर्स ओल्ड के अपर में ही थे। बाल पक गए थे, मीन्स उनके जो हेयर्स थे, बाल थे, वो पक गए थे, पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ियाँ, जटाजूट तो नहीं रखते थे, मीन्स लंबी सी दाढ़ी या फिर जटाजूट नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया किया करता था। मीन्स जो उनका जो चेहरा था वो दाढ़ी वगैरह नहीं रखते थे, सिर्फ उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल ही रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। मीन्स वो कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक लंगोटी पहनते थे और सर पर कबीर जी के जैसे एक कनफटी टोपी पहनते थे। मीन्स टोपी जैसे कबीर जी पहनते हैं उस टाइप की। जब जाड़ा आता तब वह एक काली कमली ओढ़े रहते। मीन्स जब ठंड का मौसम आता, मीन्स विंटर सीजन आता, तब वो सिर्फ एक कंबल ओढ़ते थे और अपने गले में तुलसी का एक बेडॉल माला डाले रहते थे। ऊपर की तस्वीर तो से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु है। ऊपर की तस्वीर से लिखता था कि वो एक साधु हैं, यह नहीं माना जाता था कि वे एक साधु हैं। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद ही नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल मतलब वो एकदम गृहस्थ थे, लेकिन वो साधु थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को एकदम गृहिणी बना लिया। उनका एक बेटे थे और उनकी एक पतोहू यानी बहू भी थी, को तो मैंने देखा था। मीन्स ये राइटर कह रहे हैं कि उनको मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु सभी भाषाओं में खरे उतरने वाले वह एक साधु थे। कबीर को अपने सहामन मतलब कबीर को अपने भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते हैं, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। जस्ट लाइक जैसे कबीर दास जी करते थे, जैसे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ये सब चीज़ें, और खारा व्यवहार सबसे रखते। किसी से बात करने में दो टूक नहीं चूकते थे, मतलब संकोच करना, हेजिटेशन नहीं था उनके अंदर। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार भी रखते थे और ना किसी से खामखा झगड़ा मोड़ लेते। मीन्स कभी किसी से ज़्यादा झगड़ा खामखा नहीं मोड़ते थे। किसी भी चीज़ को बिन पूछे नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोग को कुतूहल होगा। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं जाते। जो सब उनके व्यवहार से भी बहुत ज़्यादा कुतूहल होते। कभी वह किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। मीन्स सब उनके व्यवहार से एकदम आश्चर्यचकित रहते थे कि वह कभी किसी के खेत में भी नहीं जाते थे, ना कभी किसी खेत में शौच के लिए बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सभी चीज़ साहब की थी। वह एक गृहस्थी थे, यानी घर गृहस्थी वाले थे, पर उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता वह उसे लाकर साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर में कोसों दूर था। मीन्स जो कुछ भी उनके खेत में पैदा हो जाता था उसे सब वो उसमें रख देते थे, कबीर के चरणों में रख देते थे और प्रसाद के रूप में उसे खाते थे। मतलब जो भी अनाज पैदा होता था उनके खेत में। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। कभी कभार ये क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि कबीर के घर, जो बाल गोविंद भगत जी थे उनके घर और कबीर जी के घर में कितने मील की दूरी थी? तो कितने मील की दूरी थी? 4 कोस दूर पर था। कबीर कंठी से मतलब वह दरबार के भेंट रूप रख लिया। चाकर प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता घर लाते और उसी से गुजारा करते, और प्रसाद के रूप में चढ़ाते और उन्हें जो मिलता वो लाकर अपने घर गुजारा कर लेते थे।
इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध होकर गान सर्वदा ही गुनगुनाने मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा समूचा गांव में उतरा पड़ा है। कहीं हल चल रही है, कहीं रोपनी हो रही है, धन में पानी, बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर, मीन्स खेती बाड़ी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, बच्चे कीचड़ में उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नामो निशान नहीं है, ठंडी पूर्वी हवा चलने लगी, मीन्स धूप भी नहीं थी और बद्री जैसा मौसम था, मतलब बादल से घिरा हुआ मौसम था। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी हो उठी। या क्या है, या कौन है, या पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे, मतलब ये क्या है, कौन है, पूछना तो पड़ेगा ही ना। बाल गोविंद भगत जी थे, वो कीचड़ में एकदम लिथरे थे, मतलब कीचड़ में सने हुए थे। आपके खेत में रोपनी कर रहे थे, अपने खेत में, मतलब बारिश में भी वो अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, मतलब रोपन कर रहे थे, अपने खेत में अनाज वो रोप कर रहे थे। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक शब्द की संगीत में जीने वाला चढ़ाकर कुछ स्वर्ग में भेज रहा है और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े हैं लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतें के होंठ कांपते गुनगुनाने लगती है। हलवाहों में पैर तालों ने रोपनी करने वाले की अजीब क्रम में चलने वाली बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। मीन्स जब भी बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के कोई भी गाने को गाते तो सबका वो मन मोह लेते थे। औरतें काम करते वक्त गुनगुनाने लगती थी, बच्चे भी एकदम, मतलब जितने भी लोग वहाँ थे सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनके गाने से। मंत्रमुग्ध मतलब मतलब एकदम खुशी, प्रसन्नता आ जाती थी उनके अंदर, एक नया जोश आ जाता था, उन्हें इतना अच्छा लगता था ये गाना। और भादी की वह अंधेरी अधदरिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मीन्स थोड़ी देर पहले वर्षा जो हो रही थी, जस्ट लाइक बारिश जो हो रही थी, थोड़ी देर पहले वो फिनिश हुई थी, ख़त्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आने वाले कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिंझली, मीन्स जो बादलों की तड़प हो रही थी, मतलब जो बादल गरज रहे थे और अभी थोड़ी देर रुकी थी वर्षा, किंतु अब झिल्ली भी झंकार या जादूगर की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डूबा नहीं सकती। उसकी खंजड़ी दिमाग दिमाग बज रही थी और वे गा रहे थे। उनकी खंजड़ी में से कभी कभार पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम्स में कि वो बाल गोविंद भगत क्या बजाते हैं, मीन्स आपको ऑप्शंस दे देगा या तो फिर आपको वन वर्ड्स में पूछ सकता है। खंजड़ी मतलब क्या होता है, वो खंजड़ी बजाते थे, मीन्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, गोल सा होता है, वह खंजड़ी बजाया करते थे और वे गा रहे थे। गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चीकू उठे ना, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चीहूक उठती है। और उसी बादलों में, भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आसमां क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे सब सारा संसार नियस्त बेदा में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जग रहा है। तेरी गठरी में लाना चोर मुफस्सिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं की बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती। मीन्स बाल गोविंद भगत में सब रात को सो जाते थे, परंतु बाल गोविंद भगत तो कभी गाना रात को नहीं सोता था, वो हमेशा चालू ही रहता था। बाल गोविंद भगत रात को भी गाना गाया करते थे। उठते ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, मीन्स पता नहीं कितने बजे, मतलब एकदम सूर्य उदय होने से पहले ही वह उठकर नदी के स्नान में करने के लिए जाते, जो कि गांव से 2 किलोमीटर दूर था, मीन्स 2 मील दूर था वह गांव से वह नदी। वहां से नहा धोकर लौटते और बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाने लगते शुरू। किंतु एक दिन, मतलब आप पहले समझिए कि जैसे ही वह 2 मील, अपने घर से उनके 2 मील था गंगा जी, और वहीं जाकर स्नान करते और फिर ऊंचे पर्वत पर बैठकर खंजड़ी अपनी बजाने लगते और गाने लगते थे। मैं शुरू ही देर तक सोने वाला, किंतु एक दिन माँ की उस दांत
किटकिटाने वाली भोर में उसका संगीत में पोखरे पर ले सो गया। अभी आसमान के तारों में दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत बागीचा घर सब कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई का पूरा मुँह कालो कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुछ भी हो जाए दुनिया में, परंतु बाल गोविंद भगत हमेशा अपनी खंजड़ी लिए बैठे रहते थे और हमेशा अपने गाना गाते समय कभी कदार उनकी जो खंजड़ी है वो कभी कभार मीन्स कुछ भी हो जाए उनकी कम्बली तक जो उनके कंधे से हट जाती थी और उन्हें मतलब ठंड लगती थी, तब पर भी वो अपने गाने में मग्न रहते। गर्मियों के उनकी सांझा इतनी उमस भरी शाम न शीतल करती, अपने आंगन में जमा बैठते। गांव के उस कुछ प्रेमी के जुट थे, चाहते खंजड़ी और करतवालों की बराबर हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे तिहारती। धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर में चढ़ाव श्रोताओं के मन में ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन मन हवाई हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा बीच में खंजड़ी बाल गोविंद भगत नाच रहे थे, उसके साथ उसके तन मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन संगीत से ओतप्रोत था। मीन्स उनके कभी कभार बाल गोविंद भगत के साथ कुछ और मंडली भी उनकी शामिल हो जाती थी और गाना गाते और खंजड़ी बजाते और नाचते थे। जैसे कि आपको सेकेंड पेजेस में पिक्चर में आपको दिख जाएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। उस दिन उनका बदलाव आया जिस दिन उनका बेटा मरा, मतलब उनका असलियत पता चली। इस इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। मीन्स सुस्त था, एकदम सुस्त। जो लोग सुस्त होते हैं एकदम सुस्त से होते हैं। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत और भी मानते। मीन्स इसीलिए बाल गोविंद भगत उन्हें बहुत मानते थे, उस अपने बेटे को। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से के ज़्यादा हकदार होते। बड़ी साधु से उनकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी, मतलब बड़े मुश्किल से उनके पुत्र की शादी हुई और बहू भी बहुत ही अच्छी सुशील सी मिली थी। पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी के निवृत्त कर दिया गया। उनका बेटा बीमार था, इसी खबर में लोग फुर्सत में। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल उनके घर गया, दंग रह गया। बेटे का आंगन में चटाई पर लिटा। मीन्स जो नैरेटर थे रामेश बेनीपुरी, जब वो उनके बेटे के मरने पर घर गए थे तो उन्होंने देखा कि अपने बेटे को चटाई पर लिटाए हुए थे। देखा वो उसे अपने बेटे को चटाई पर लिटाए हुए थे और उसके माथे के पास एक दिया जला दिया था और उन्हें सफ़ेद कपड़े से ढाँक दिया था। तो कुछ फूल तो हमेशा और कुछ फूल उनके अगल बगल रख दिए थे बिखरा कर, और फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया था। चिराग मतलब आपको मैंने बताया दिया होता है, ओके, रखा था। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे थे और उन्हीं के अपने बेटे के मरे हुए मृत शरीर के सामने ही बैठकर गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, वही पुराना चीज़ जैसे वो गाते हैं। और घर में उनकी जो बहू है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जैसे गांव की स्त्रियां चुप कराने के लिए कोशिश कर रही थी। मीन्स जो गांव की जो महिलाएं थी उन्हें चुप करा रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे बाल गोविंद भगत जी गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उन्हें रोने में बदले उत्सव मनाने को कहते और पतोहू के पास जाकर कहते हैं अपने मतलब बहू के पास कि उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। मीन्स आत्मा जो है वो परमात्मा के पास अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद के कौन बात है। बाल गोविंद भगत कह रहे थे कि आत्मा जो है परमात्मा से पास चली गई है, या इससे बड़ी आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता था कि यह पागल तो नहीं हो गया है, किंतु नहीं, वह कुछ कर रहे थे। उनका विश्वास बोल रहा था कि वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया।
पतोहू से आग दिलवाई, मतलब पतोहू से उन्होंने आग दिलवाई थी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर, मीन जो कि बहू थी उनके भाई को बुलाकर उसके साथ उनकी दूसरी शादी कर दिया है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए उसके भाइयों के साथ भेज दिया। लेकिन भगत का निर्णय अटल रहा, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। उनका आखिरी फैसला था ये। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग हुई थी बाल गोविंद भगत जी की मौत। और वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पैदल ही जाते। कबीर 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने में क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और उनके पास तो खुद ही इतना सब कुछ था, वो किस साधु होने के बावजूद भी किसी से भिक्षा मांग कर नहीं खाते थे। घर में आकर चलते तो फिर वह लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, या प्यास लगती पानी पीते, 4-5 दिन आने में लगते। किंतु इस लंबे उपहास में भी वही मस्ती। 4-5 दिन बाद वो अपने घर आते थे, परंतु इसमें भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक वही जवानी वाली है, बुढ़ापा है परंतु जवानी वाली टेक है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्ती, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जन गीत सनाद्य, मतलब गाने वाले व्रत को। खेती बाड़ी देखना चीज़ ने लोगों को नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने बाल गोविंद भगत जी को नहाने से मना किया और आराम करने को कहा, किंतु वह हंस कर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु होता जैसा तागा टूट गया, माला को एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा। मीन्स गाते रहते थे, तब बीमार पड़ गए थे बुढ़ापे में, तो उनके अनुरूप ही वह मर गए। और फिर एक भी गीत, मतलब जो उस एरिया के लोग थे जहाँ बाल गोविंद भगत रहते थे, वो लोग जब बाल गोविंद भगत जी के घर आकर देखे तो उन्हें बाल गोविंद भगत मरे पड़े, मीन्स वो मर चुके थे, सिर्फ उनका एक पंजर पड़ा हुआ था। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस स्टोरी Bal Govind Bhagat. So students, I hope you understand this chapter, and if you have any query and confusion in this chapter, then please ask me in comment without any hesitations. So students, thank you. This is my video, and if you understand this video, then please subscribe to my channel and share it with your friends. Okay, and thank you for watching. Bye bye.